मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नीरज ने अपनी खाकी वर्दी की कॉलर को ठीक किया और सामने फैले छोटे से रेलवे स्टेशन को देखा। महीनों की जी तोड़ मेहनत और सरकारी परीक्षाओं के चक्कर काटने के बाद आखिरकार उसे नौकरी तो मिली, लेकिन एक ऐसे सुदूर गुमनाम गांव के स्टेशन पर जिसका नाम शायद देश भर के नक्शे पर भी ठीक से ना दिखे। स्टेशन इतना छोटा था कि वहां दिन भर में सिर्फ 2 या 3 ट्रेनें ही रुकते थे। चारों तरफ सन्नाटा, घने जंगल और एक ऐसी अजीब सी खामोशी पसरी रहते थे। नीरज इस नौकरी से खुश नहीं था। वो शहर की चकाचौंध से सीधे इस वीराने में आ गिरा था, जहां शाम ढलते ही परिंदे भी चहकना बंद कर देते थे। लेकिन इस सूनेपन से भी ज्यादा डरावनी थी वो बात जो इस स्टेशन के जर्रे जर्रे में फैली थी। गांव वालों और स्टेशन के गिने चुने कर्मचारियों का कहना था कि हर रात 12 बजे यहाँ से एक रहस्यमयी लोकल ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन में जो कोई भी एक बार कदम रखता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। नीरज ने खुद कई रातों तक देखा था कि रात 12 बजे वो काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती तो पूरा स्टेशन किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश हो जाता। न कोई उसमें से उतरता, न कोई चढ़ता। गांव के लोग तो दूर, स्टेशन के कूली और केबिन मैन भी उस वक्त अपनी आंखें मूंद लेते थे। सब बकवास है, अंधविश्वास की हद है, नीरज अक्सर चाय की चुस्कियों के साथ बड़बड़ाता। वो पढ़ा लिखा आधुनिक सोच का युवक था जो भूत प्रेत की कहानियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रखता था। कई दिनों तक इस खौफनाक किस्से को सुन सुनकर नीरज तंग आ चुका था। उसके दिमाग में एक योजना ने आकार लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस ट्रेन में सफ़र करके सही सलामत वापस आ जाऊं तो इस अंधविश्वास का पर्दा हो जाएगा, मीडिया में नाम होगा, बड़े अधिकारी खुश होंगे और मेरा ट्रांसफ़र किसी अच्छे शहर में हो जाएगा। इस मनहूस गांव से पीछा छूटेगा। अपनी योजना के मुताबिक एक शाम उसने स्टेशन के पुराने केबिन मैन रामू काका को अपने फैसले के बारे में बताया। रामू काका ने जैसे ही ये सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके हाथ थरथराने लगे। उन्होंने नीरज के कंधे पर हाथ रखा और मिन्नत भरे लहजे में बोले, नीरज बाबू, पद में भले ही आप मुझसे बड़े हैं, स्टेशन मास्टर हैं हमारे, मगर उम्र और तजुर्बे में मैं आपसे काफ़ी बड़ा हूँ। बाबूजी, उस काल कोठरी जैसी ट्रेन में पैर मत रखिएगा। आपका भी परिवार है, कोई घर पर आपका इंतज़ार कर रहा है। आप बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। उस ट्रेन में जाने का मतलब सीधे मौत के मुंह में कूदना। नीरज ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, काका, आज की सदी में आप लोग इन परियों और भूतों की कहानियों में जी रहे हैं। मैं सरकारी अफसर हूँ, डरपोक नहीं। और वैसे भी अगर मैं चुपचाप चढ़ गया और किसी को पता ही नहीं चला कि मैं उस ट्रेन में चढ़ा हूँ तो खुद ना खास्ता अगर कुछ हुआ तो मुझे बचाने कौन आएगा। इसलिए सबको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रात के ठीक 11:15 बजे घने कोहरे ने पूरे स्टेशन को अपनी आगोश में ले लिया था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा था। सन्नाटे को चीरती हुई दूर से एक सीटी की आवाज़ गूंजी। ठीक 12 बजे एक पुरानी जर्जर और अजीब सी गंध बिखेरती हुई लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। ट्रेन के इंजन से अजीब सी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आती। नीरज ने गहरी सांस ली, अपनी टॉर्च संभाली और ट्रेन की बोगी के अंदर कदम रखा। बोगी के अंदर का नज़ारा बाहर से ज़्यादा खौफनाक था। चारों तरफ धूल जमी थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और एक अजीब सी सड़न की बदबू हवा में तैर रही थी। पूरी बोगी सुनसान और अंधेरे घरे में डूबी हुई थी। नीरज एक खाली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही एक झटके के साथ ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन की सीमा पार किया और उसकी रफ्तार बढ़ी, बोगी में एक अजीब सा वाकया हुआ। बोगी के कोने में पुरानी लगी पीली लाइटें जो अब तक बुझी हुई थी अचानक भयानक तरीके से टिमटिमाई और फिर तरह से बुझ गई। चारों तरफ घाघ अंधेरा छा गया। नीरज ने घबराकर अपनी टॉर्च जलानी चाहिए, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया था।
तभी अंधेरे को चीरते हुए धुंधली सी रोशनी चमकी। नीरज की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी रन दौड़ गई। बोगी में अचानक 4 लोग बैठे हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में पुराने लोहे की लालटेन थे, जिनकी मध्यम रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। नीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। पसीने के बूंदे उसके माथे पर तैर आए। ये लोग कहाँ से हैं? स्टेशन पर तो कोई नहीं चला था, और इनके पहनावे ये लालटेन, माने ये आज के नहीं बल्कि दशकों पुराने के समय के सफ़र कर रहे हो। नीरज समझ गया कि गांव वालों की बातें कोई वहम नहीं थे, वो एक खौफनाक जाल में फंस चुका था। तभी वो 4 लालटेन वाले बूढ़े लोग अपनी सीटों पर से उठे और धीरे धीरे नीरज की ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल में एक अजीब सा खिंचाव था। जब वो लालटेन की रोशनी के करीब आए तो नीरज का गला सूख गया। रोशनी भी उनके चेहरे पर साफ नहीं पड़ रही थी, वहाँ सिर्फ धुंध और सड़ा हुआ मांस था। और सबसे भयानक बात, उनके पैर भी पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो जिंदा इंसान नहीं थे बल्कि रूहें थे। नीरज डर के मारे चिल्लाने लगा और सीट के पीछे दुबक गया। उनमें से एक बूढ़े भूत ने अपने कांपती हुई खोखली और भयानक आवाज़ में नीरज से कहा, हमें बचा लिए स्टेशन मास्टर बाबू, आज तो हमें बचाइएगा ना, हमारी ट्रेन को रोक दीजिए, आप तो हमें नहीं छोड़ेंगे ना। उस शैतानी रूह ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक पूरी ट्रेन में एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ एक ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया हो। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि भयानक चीख पुकार और लोहे के टकराने की आवाज़ गूंज उठी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन किसी अदृश्य चीज़ से बहुत भीषण तरीके से टकराई। बोगी के अंदर भूकंप सा आ गया। नीरज का संतुलन बिगड़ा और उसका सिर पूरी ताकत से बोगी के लोहे के दरवाजे से जा टकराया। सिर पर गहरी चोट लगने से नीरज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो उछलकर खिड़की के रास्ते बाहर खेतों में दूर जा गिरा। जब नीरज की आंखें खुली तो चिड़िया की चहचहाट की आवाज़ आ रही थी। धूप उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वो गांव के एक छोटे से अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके सिर पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा कि उसके पास कैबिन मैन रामू काका बैठे थे और रुआं से होकर उसका माथा सहला रहे थे। रामू काका ने नीरज को होश में आते देख राहत की सांस ली और नम आंखों से बोले, देख लिया नीरज बाबू, मैंने आपसे हाथ जोड़कर मना किया था कि उस काल मुही ट्रेन में मत जाइए। वो कोई मामूली ट्रेन नहीं, वो एक शापित प्रेत वाहन है। आप खुशनसीब थे कि कल रात किसी अनहोनी ने आपको ट्रेन के बाहर फेंक दिया, वरना आज आपकी सिर्फ यादें ही बची होती। नीरज ने सिर पर एक भयानक सी कसक उठी। वो पट्टियों के बीच से रामू काका को देखता रहा। उसकी तार्किक बुद्धि, उसका आधुनिक विज्ञान, सब उस काली रात के अंधेरे में कहीं दफन हो चुका था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, काका वो लोग कौन थे और वो मुझसे कह रहे थे कि ट्रेन रोक दो, क्या हुआ था उनके साथ ट्रेन में? रामू काका ने एक लंबी और भारी सांस ली। उनकी बूढ़ी आंखों में दशकों पुराना एक खौफनाक मंजर तैर गया। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, जहां दूर वही छोटा सा रेलवे स्टेशन धूप में भी उदास खड़ा था। बाबूजी, ये बात ठीक 40 साल पहले की है। रामू काका की आवाज़ भारी हो गई। तब मैं यहाँ एक नया पोर्टर था। ये स्टेशन इतना सुनसान नहीं था और ना ही यहाँ मौत का सन्नाटा रहता था। उस वक्त यहाँ के स्टेशन मास्टर थे सोमनाथ बाबू, बेहद शरीफ, सीधे और अपने काम के पक्के इंसान। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। काका ने अपने कांपते हाथों को आपस में भींचा, मानो वो उस पुराने दर्द को समेटने की कोशिश कर रहे हो। उस बदकिस्मत रात को सोमनाथ बाबू की इकलौती बेटी बहुत बीमार थी। शहर के अस्पताल में बार बार फ़ोन आ रहे थे कि उसकी हालत नाजुक है। सोमनाथ बाबू का मन ड्यूटी पर नहीं था। उनका दिल अपनी तड़पती हुई बेटी के पास था। कई दिनों की भाग दौड़ और मानसिक तनाव के कारण वो अंदर से टूट चुके थे। रात के ठीक 12 बजे इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक पैसेंजर ट्रेन गुजरने वाली थी, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। काका की आंखों से एक आंसू ढलक कर उनके गालों की कर छुर्रियों को खो गया। थकान और आंसुओं के बोझ के बीच सोमनाथ बाबू की आंख कब मूंद गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो कैबिन में ही कुर्सी पर सो गए और सही वक्त पर ट्रेन को सिग्नल नहीं दे पाए और ना ही ट्रेन चेंज का लीवर खींच सके। उसी वक्त उसी ट्रैक पर सामने से एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर के बीच सामने से इतनी भीषण टक्कर हुई कि आसमान में चीखों से दहल उठा। तब से उनकी आत्माएं आज भी यहीं पर भटकती फिरती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
और देखते रहें डर।